हिंदुत्व की बात करने वाली जो बीजेपी है वो जाति जनगणना से आखिर घबरा क्यों रही? क्योंकि जब वो हिंदू बनाम मुस्लिम में समाज को विभाजित करते हैं तो ठीक है, और जब 3,500 जातियों में विभाजन होता है तो खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि, सबसे पहले बधाई। और अच्छे लोग आने चाहिए एंकरिंग में। आशा है कि तुम उसी परंपरा को आगे बढ़ाओगी जो 4 PM की परंपरा या ऐसी पोर्टल्स की परंपरा है। आगे पीछे कई चैनल का ऑफर आया तो वहां पे भी ये परंपरा निभाओगी। गोदी मीडिया बन के कल हमारे सामने आओगी तो फिर हमको लगेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ बंद हुआ था। आज मुझे एक घर में बहुत जरूरी एक खबर है मेरे कुछ परिवार से, तो मुझे जाना था घर पे तुरंत। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था और आज तुम्हारा कार्यक्रम पहला था तो मैंने कहा मैं आऊंगा जरूर। इसलिए मैं मेरा वक्तव्य देखिए यदि निकल जाऊं तो बुरा मत मानना। जी जी जी। देखिए, तुमने बीजेपी की बात कही निधि, लेकिन बीजेपी ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। एक ऐसा राजनीतिक दल है जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं करता। वो 20 बनाम 80 की बात करता है। वो 80% सिर्फ उनको वोट चाहिए होते चुनाव में, राजनीति में सत्ता में आने के लिए। उन 80% का वो उपयोग लेना चाहते हैं। उन 80% के बारे में कभी वो चिंता करते हुए नजर नहीं आते। कभी एक बार राम मंदिर का लॉलीपॉप थमा दिया, कभी एक बार आपने काशी कॉरिडोर बोल दिया, कभी महाकाल लोक बोल दिया, कभी मथुरा की बात कर ली, कभी किसी 2 मुस्लिम गैंगस्टर को मार दिया तो बोला देखो कैसा कर दिया। इस सेंटीमेंट के साथ वो 80% के लोगों से खेलते हैं। लेकिन यदि इस देश में समस्याओं का भंडार है तो वो 80% उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। 20% भी जूझ रहे हैं और 80% भी उतनी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी उनकी है, महंगाई उनकी है, गरीबी उनकी है, भूखमरी उनकी है, भ्रष्टाचार से वो लड़ रहे हैं। वो तमाम समस्याएं हैं क्योंकि भूखमरी, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई ये जाति धर्म सब जाति नहीं देखती। यदि आलू महंगा है तो मुसलमान को भी उतना, ब्राह्मण को भी उतना, शेड्यूल कास्ट को भी उतना। तो उन समस्याओं से जब वो जूझते हैं तो फिर वो अपना अधिकार मांगते हैं। अधिकार अपने अनुपात में होना चाहिए, ऐसे उनकी मांग है। मंडल आयोग के बाद एक कंसेप्ट आ गया है कि भाई जिसकी जितनी आबादी हो उतनी भागीदारी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। 4 सवर्ण या 4 अपर कास्ट के लोग पूरा देश क्यों चलाए? और जो वर्ण व्यवस्था है, मैं ये नहीं मानता हूं कि जाति की वजह, मतलब वैसा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी कहते कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन वो किसी सामंती से कम थोड़ी है व्यवहार में। तो ये लोग सब्जेक्टिव चलते हैं, जहां फायदा होता है वहां फायदा होता है उनको। उनको लगता है कि यदि जातिगत जनगणना हुई और यदि ये सामने ये बंद मुट्ठी खुल गई तो यही 80% डिमांडिंग हो जाएंगे। आज आप उन 20% के खिलाफ 80 को लड़वा रहे हो, जब ये 80% आपके खिलाफ आ जाएंगे तब आपको तो धरती पे जगह नहीं मिलेगी। ये डर इस बात का है। इस डर के कारण ये वो कर नहीं रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो नहीं कर रहे तो मतलब मुर्गे के ऊपर डब्बा रख दिया तो सुबह नहीं होगी, ऐसा ये मूर्खतापूर्ण सोचते हैं। उनको सब पता है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब इनको किसी चीज का फायदा उठाना होता है तो फिर आबादी के अनुसार चलते हैं, फिर जाति सब जाति पे चलते हैं। उदाहरण के तौर पे कर्नाटक में 20% दलित है और दलित इनसे खिसक रहा है। तो इन्होंने देखा दलित वैसा नहीं आ रहा है, खिसक रहा है, तो इसको तोड़ो। तो पहली बार मैंने भी, मतलब मेरे से बड़े सीनियर आज लोग बैठे हैं और ये तो समाजशास्त्री है जिन्होंने बहुत अध्ययन किया इस लाइन में। मैंने पहली बार दलितों में ऐसा भी डिवीजन देखा है कि जो दलित लेफ्ट, दलित राइट, ये मुझे समझ में नहीं आया। दलित लेफ्ट, दलित राइट, दलित अनटचेबल, दलित जनरल, शेड्यूल कास्ट राइट, शेड्यूल कास्ट लेफ्ट, शेड्यूल कास्ट टचेबल, शेड्यूल कास्ट अनटचेबल। और इसके तहत उन्होंने जो 17% शेड्यूल कास्ट, मतलब 17% जो उन्होंने रिजर्वेशन रखा था शेड्यूल कास्ट का, वो तोड़ के शेड्यूल कास्ट लेफ्ट को 6% किया, उसमें से शेड्यूल कास्ट राइट को 5.5% किया, शेड्यूल कास्ट टचेबल को 4.5 किया और शेड्यूल कास्ट जनरल को 1% दिया।
ये वो कहते हैं कि हमने अनुपात से दिया। जब शेड्यूल कास्ट के अनुपात से आप रिजर्वेशन बांट सकते हो तो ओबीसी के अनुपात से आपको प्रश्न क्यों है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट आपके हाथ से जा रहा है। तो कर्नाटक में आपने शेड्यूल कास्ट को लेफ्ट, राइट, टचेबल, अनटचेबल, जनरल, शेड्यूल कास्ट में भी जनरल होते हैं, मैंने पहली बार सुना। अब वहां का वहां वो करने के बाद भी वो लोग वहां बहुत आंदोलित है। उन्होंने कहा कि 17% हम शेड्यूल कास्ट का है तो उनको रहने दीजिए ना। आप ये कौन तय करने वाले होते हैं कि ये 17% में से 6% ये लोग लेंगे, 1% ये लोग लेंगे? ये क्या होता है? तो ये राजनीतिक अपॉर्चुनिस्ट है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट नाम की यदि कोई ब्रीड है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इनके डेफिनेशन, इनके मापदंड समय समय के अनुसार अपने फायदे के लिए बदलते रहते हैं। यदि ओबीसी का जनगणना हो गई और पता पड़ा तो वो डिमांड करेंगे कि हमारे नेता कितने, हमारे को टिकट कितने, हमारे मंत्री कितने, हमारे आईएएस कितने। राहुल गांधी ने जो बोला वो पूछा, सही कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट लोग क्यों नहीं बनते? शेड्यूल कास्ट जो मतलब कॉलेज में लेक्चरर्स का कोटा खाली रहता है, जब उनका भरना होता है तो उसमें ऐसी कंडीशन डाल देते कि वो भरा नहीं जाता। तो ये कुल मिला के अपने फायदे के लिए देखते हैं। इनको बेसिकली उस 80% से डर है जिनके ये तथाकथित नेता बने हुए हैं स्वयंभू। क्योंकि वो 80% यदि खुल के सामने आया, वो कली है, वो जिस दिन फूल बन के सामने आया, ये कहीं टिकेंगे नहीं। इनका वोट परसेंटेज 2% पे आ जाएगा चुनाव में। ये डर है इनको, जो जाति गणना के आंकड़े सामने नहीं कर रहे। जहां बीजेपी की राज्य है वहां जाति गणना करने नहीं दे रहे। सिर्फ ये डर है, डर है परफॉर्मेंस का, डर है जिसको जितना देना है वो देने का। क्योंकि ये लूटना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जब जाति गणना की बात करते तो 81 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे, किसानों को 6,000 रुपए दे रहे, वो तो अपनी जगह पे सही है। लेकिन दे क्या रहे हो आप? आज संयोगवश वर्धन साहब ने तो बोल ही दिया कि आज हम विश्वगुरु बने हैं और नंबर 1 बने हैं। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, माल्थस करके इकोनॉमिस्ट थे। उनकी थ्योरी जब आई थी तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज की थी। उन्होंने कहा था कि इंसान जन्म लेता है तो सिर्फ एक मुंह लेके जन्म नहीं लेता, वो 2 हाथ लेके भी पैदा होता है। तो वो 2 हाथ काम करने वाले हाथ होंगे तो देश का आउटपुट कितना बढ़ेगा। अब वो माल्थस को मालूम नहीं था कि नरेंद्र मोदी नाम का ऐसा भी एक नेता आएगा जो 81 करोड़ लोगों का मुंह बंद कर देगा। जब उनके मुंह को अनाज मिलेगा तो माल्थस की थ्योरी फ्लॉप होगी, वो दोनों हाथ भी काम नहीं करेंगे। मतलब माल्थस स्वर्ग में होगा तो वो सोचेगा कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस लेवल पे राजनीति में लोग गिर सकते हैं। वोट पाने के लिए लोगों को घर में बिठा सकते हैं। वोट पाने के लिए जिस देश की जो ताकत है, आज 25% युवा यदि उस जनसंख्या के आंकड़ों से, जो यूनाइटेड नेशंस के जो आंकड़े कहते हैं, यदि वो युवा है तो उस युवा के हाथ में हम जय श्री राम का नारा के साथ झंडा दे रहे हैं या फिर आतिक अहमद को मारने के लिए रिवॉल्वर दे रहे हैं। किसी गर्लफ्रेंड ने मना किया शादी को तो उसको रिवॉल्वर दे रहे हैं। किसी का बलात्कार करके वापस आ जाओ जेल से तो उसका घर जलाने के लिए आप उसको ताकत दे रहे हैं। उन युवाओं को आप बिना पानी का मरने के लिए छोड़ रहे हैं। कोई भी आयोजन में 200 रुपए देके लोग निकल जाते हैं, उनके पास काम नहीं है। ये इनकी बेसिक कमजोरी है, ये डर है इनका खोने का। क्योंकि जो इनको मिला वो इन्होंने मूर्ख बना के लिया है लोगों को। और लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। जो हमारे ओपनिंग स्पीकर बोल रहे थे कि ब्रांड खत्म हो गया। ब्रांड क्यों खत्म हो गया भाई? काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ाती। अब कब तक लोग मन की बात सुनेंगे? लोग कहते हैं हमारी भी तो मन की बात सुनो। 2014 के आप ही सुन रहे हैं हमारी भी सुनिए। ये सारा मुख्य कारण है, इसलिए ये जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। यदि इनको विकास के कार्यों पे विश्वास है, यदि इनको लगता है कि विकास का पर्यायवाचक शब्द नरेंद्र मोदी है, यदि उनको लगता है कि देश वाकई बहुत तरक्की कर रहा है, तो खुल के जातिगत जनगणना करनी चाहिए। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा।
क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। डूबते हुए देश में जब आप मांगोगे, जब घर में एक ही रोटी होती है और माँ को 4 बच्चों को देनी होती है, तो चारों बच्चे डिमांड करते हैं, तो माँ बहुत डिप्लोमेटिकली वो एक रोटी 4 बच्चों में बांटती है, किसको कम दूं, किसको ज्यादा दूं, किसकी उम्र क्या है, ये सब देखते हुए। लेकिन माँ के पास 5 रोटी हो और 4 रोटी बच्चे रो रहे होंगे, तो माँ बोल रही हो, अरे जाके खा लो ना बेटा, पड़ी है, तुमको जिसकी खाना है खा लो, क्योंकि उसके पास सरप्लस है। ये देश डेफिसिट है, यहाँ बजट ही डेफिसिट नहीं है, यहाँ सोच भी डेफिसिट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। पूरा डेफिसिट मॉडल पे हम इकोनॉमी से लेके, सामाजिक से लेके, पॉलिटिकल से लेके सब डेफिसिट में चल रहे हैं, डेफिसिट मोड पे। और जब इस मोड पे चलोगे तो आपको डर लगता है कि लोग डिमांड करेंगे। लोगों की सच्ची जो अपेक्षाएं हैं उससे डर के आप इससे भाग रहे हो। लेकिन ये वही स्थिति है, मुर्गे के ऊपर आपने डाला रख दिया, सुबह नहीं होगी, ये आपकी मूर्खतापूर्ण काम है। सुबह हो रही है, हिमाचल में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, कर्नाटक में भी होगी, और 2024 तक चाहे तो सूरज आसमान पे भी दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है।